नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्ष 2020 के GS3 का आज डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल पे हमने पहले ही चर्चा कर ली, बचे हुए सवाल आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है नार्को आतंकवाद के बारे में, यानी नार्को टेररिज्म के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या नार्को टेररिज्म भारत की आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है? इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है, यहाँ पे इसकी आपको विवेचना करनी होगी। तो दोस्तों ये तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि हाँ, नार्को टेररिज्म जो है या ड्रग्स रिलेटेड जो टेररिज्म होता है वो हमारे देश के लिए एक समस्या पैदा करता है। तो अब आपको शुरुआत करनी होगी ये बताते हुए कि ये कितनी गंभीर स्थिति पैदा करता है किसी भी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए। फिर आपको बताना होगा किस प्रकार से जो नार्को ट्रेड है या फिर जो इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स है वो आतंकवाद से संबंधित है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से ये दिखा सकते हैं कि जो परिस्थिति है वो बहुत गंभीर है। तो इंट्रोडक्शन में आप यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इससे संबंधित जो परिस्थिति है वो गंभीर है बहुत। फिर आप विस्तार से बताएंगे कि ये कैसे आयोजित किया जा रहा है और ये भारत के लिए क्यों एक बड़ा खतरा है। अब आपने यहाँ पे प्रॉब्लम भी बता दी, तो आप कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि भारत को इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं कि जो भारत है, हमारा देश है, वो इस समय दो अलग अलग प्रकार के युद्ध लड़ रहा है। एक युद्ध जो लड़ रहा है वो है आतंकवाद के खिलाफ, और जो दूसरा युद्ध वो लड़ रहा है वो है ड्रग्स के खिलाफ, नशीले पदार्थों के खिलाफ। अब आप इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कोई डेटा दे दीजिए। जैसे कि अगर आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डेटा देंगे तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसके डेटा के अनुसार कुछ X% जो मनी होती है वो आतंकवाद को वित्त पोषित करती है, और वो आती है इसी प्रकार के नार्को आतंकवाद या फिर नार्को ट्रेड से। यानी नशीले पदार्थों का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को वित्त पोषित करता है, जिससे कि उसको और बढ़ावा मिलता है, वो प्रोत्साहित होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर आप जो ओपीएम की खेती होती है उसके बारे में लिख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत मात्रा में अवैध अफीम की खेती की जाती है। हालांकि देश में जो वैध खेती है उसको तो हम लोग मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो भी तस्कर होते हैं वो इस रूट के थ्रू उगाई गई ओपीएम को भी ट्रेड करना चाहते हैं, स्मगल करना चाहते हैं। और ये तो स्वाभाविक बात है कि इस ट्रेड से, इस व्यापार से जो पैसा आएगा उसका कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कहीं कोई ब्यौरा नहीं होगा। तो इसी वजह से अब इस पैसे को आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे आतंकवाद को वित्त पोषित कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको असामाजिक तत्वों को दे सकते हैं जिससे वे एक देश की स्थिरता में परेशानी खड़ी कर सकें। आप चाहें तो किसी क्षेत्र में दंगे भड़काने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों ये जो पैसा है ये अपने आप में एक आतंकवाद का स्रोत बन गया है। तो हमको इस पैसे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो इस प्रकार के नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से आता है। और देखो दोस्तों, जो मैंने आपको ये सब बताया है कि वो दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो किसी ही क्षेत्र की अस्थिरता को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आतंकवाद को वित्त पोषित किया जा सकता है, असामाजिक तत्वों को दिया जा सकता है। तो इन सभी कारणों से देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो चिंता में आ जाती है। तो इसका सोर्स क्या है, इसकी जड़ क्या है? वो है ये अवैध पैसा जो नशीले पदार्थों की ट्रेडिंग से आ रहा है, उनके व्यापार से आ रहा है। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी इससे डैमेज होगी। फिर दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो भारत का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो भी इस प्रकार के जो नार्को आतंकवाद है उसको प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए, भारत इस तरफ है
और यहाँ पे एक गोल्डन क्रेसेंट बनता है, यानी यहाँ पे आता है ईरान, यहाँ पे अफगानिस्तान और इस तरफ आता है पाकिस्तान। तो ये जो गोल्डन क्रेसेंट है, यहाँ पे इस प्रकार के नशीले पदार्थों की और खास करके ओपियम का व्यापार बहुत होता है, उसकी खेती बहुत की जाती है। और भारत की इस तरफ एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल में बल्कि दोस्तों ये ट्रायंगल यहाँ कहीं बनता है थोड़ा सा नीचे, तो ट्रायंगल में जो ऊपर है वो म्यांमार आता है, यहाँ पे थाईलैंड और यहाँ पे लाओस। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इसमें भी इस प्रकार के नार्को आतंकवाद का बहुत प्रभाव है। तो भारत आप देख रहे हैं कि इन दोनों के ही बीच में आता है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये भी भारत को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, बहुत संवेदनशील बनाती है। फिर आप यहाँ पे कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो अस्थिरता पैदा की जाती है किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा या फिर किसी आतंकवादी संगठन द्वारा, उसको वित्त पोषित करना ऐसे अवैध पैसे से आसान हो जाता है। फिर जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियां चल रही हैं उनको भी वित्त पोषित किया जाता है इसी प्रकार के पैसे से। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने खड़ी करता है, जिसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ पे जैसे सरकार एक स्पेशलाइज सेल का गठन कर सकती है या फिर स्पेशलाइज सेल बना सकती है जो खास तौर पे इस तरीके की एक्टिविटीज़, इस तरीके की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनाई जाए। उसके अलावा हम लोग अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को या फिर सीमा पे प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आप कुछ रिकमेंडेशन देते हुए अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने किस तरीके से बनाया है। जैसे मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा आप मेंशन कर दें। यहाँ पे हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डेटा मेंशन किया है। वो कहता है कि 25% से ज़्यादा जो पैसा आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए लगता है भारत में, वो इस प्रकार की नारकोटिक्स ड्रग ट्रेड से ही आता है, यानी इस प्रकार के नशीले पदार्थों के व्यापार से आता है। आज जो हमारा देश है वो 2 प्रकार के युद्ध लड़ रहा है, 2 तरफा युद्ध लड़ रहा है, जिसमें एक तरफ तो वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ नशीले पदार्थों के व्यापार, ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों, तो देश में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की जा रही है। अब साथ ही लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हमारे वैध तरीके से खेती नहीं होती, कुछ वैध तरीके से खेती भी की जाती है और वहाँ से जो अफीम प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो तस्कर होते हैं वे इस प्रयास में रहते हैं कि इस अफीम को भी व्यापार करके इससे लाभ निकालने का प्रयास किया जाए। फिर दोस्तों साथ ही एक बात चिंताजनक ये है कि अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार हमको मालूम पड़ता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का उपभोक्ता है। लेकिन वो उपभोक्ता ऐसे नहीं बनता कि हमारी आम जनता ज़्यादा कंज्यूम करती है। वो उपभोक्ता इस प्रकार से बनता है कि यहाँ पे अफीम का भूमिगत कारोबार ज़्यादा है, जिसकी वजह से चरमपंथियों को और आतंकियों को वित्त पोषित किया जाता है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिलती है सीधा, या फिर उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। नशीले पदार्थों द्वारा जो राशि जुटाई जाती है, सबसे प्रमुख उदाहरण आप उसमें झारखंड का लिख सकते हैं, बिहार का लिख सकते हैं, जहाँ पे माओवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए इस प्रकार के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और वह फिर उस क्षेत्र की स्थिरता को हैम्पर करते हैं, हानि पहुँचाते हैं। इनफैक्ट वो अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं भी ये जो अवैध नशीले प्रोडक्ट्स का व्यापार है उसको करके धन को जुटाते हैं। हाल ही के दिनों में भारत में माओवादी समूहों ने अपनी वित्तीय ताकत में बढ़ोतरी हासिल की है और ये जो है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए फिर से एक चुनौती भरा सत्य है। उसके अलावा भारत की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जो सामरिक स्थिति है, वो भी भारत को एक ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट बनाती है, ज़्यादा संवेदनशील बनाती है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भारत है, इस तरफ है गोल्डन क्रेसेंट जहाँ पे ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इस क्षेत्र में अफीम की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। इस तरफ एक ट्रायंगल है जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, जहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है। यहाँ पे भी नशीले पदार्थों की काफ़ी खेती की जाती है, अवैध तस्करी की जाती है। तो भारत क्योंकि इस क्षेत्र में आता है जो दोनों के बीच में पड़ता है, अगर यहाँ से कोई भी व्यापार होगा अवैध अफीम का, अवैध नशीले पदार्थों का, तो भारत पे भी किसी न किसी तरीके से प्रभाव डालेगा ही डालेगा। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, कश्मीर के क्षेत्र में जो आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा सीमा पार से आता है और जिसका स्रोत होता है नार्को वित्त पोषण, यानी नार्को ट्रेड से जो आपके पास अवैध राशि आएगी उसके थ्रू आप इस क्षेत्र में पैसा भेजते हैं और यहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं या फिर आतंकवादी संगठन है उनको वित्त पोषित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपना कार्य इस क्षेत्र में करते रहें, वे अपना प्रभाव क्षेत्र में डालते रहें और क्षेत्र की स्थिरता को बिगाड़ते रहें।
और इसीलिए हमको मालूम है आने वाले समय में ये जो व्यापार है ये और ज़्यादा फैलेगा, नेटवर्क इसके और स्ट्रांग होंगे। तो ज़रूरी है हमको तुरंत प्रभाव से कोई स्टेप्स लेने चाहिए। भाई भारत के लिए ये बात का इम्पोर्टेंस हो जाता है कि उसको नए नवाचार लाने चाहिए, उसको अपना बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर करना चाहिए, सीमा का प्रबंधन बेटर करना चाहिए, या फिर उसको स्पेशलाइज सेल का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए जो खास तौर पर इस प्रकार के व्यापार पर नज़र रख सके। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी उसमें इन्वॉल्व है। कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और इस बात को आपको एनालाइज करना है। तो दोस्तों इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं ये बताते हुए कि क्या क्या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो आज एग्जिस्ट करते हैं विश्व में और किस प्रकार से वह एक कंट्री को ससेप्टेबल बनाते हैं, वल्नरेबल बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं। फिर आप बताइए कि इन्हीं में से कुछ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस मनी लॉन्ड्रिंग भी है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, यानी मानव तस्करी भी है और मनी लॉन्ड्रिंग भी है। फिर आप इन दोनों के ही प्रभावों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं और आपको लिखना है कि ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए और इसी के साथ एक पॉजिटिव नोट पे आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जब शुरुआत करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं या फिर जो गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं वह पूरी मानव जाति को ही चिंता में डालती हैं। पूरे ह्यूमन काइंड के लिए वह एक खतरे के रूप में उभर के सामने आती हैं और यह कहाँ से आती हैं यानी इनका स्रोत क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे कि गैर सैन्य स्रोत से ये आती हैं। फिर आप इन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस या फिर गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बताएंगे क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेज या फिर संक्रामक रोग आपकी पहली चुनौती के तौर पे उभर के आती है। फिर आप इसमें और भी चुनौतियां लिख सकते हैं जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि संसाधनों की कमी, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अलावा मानव तस्करी, उसके अलावा मादक पदार्थ की तस्करी। तो ये जो सब हैं ये कहीं ना कहीं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस तो वो होते हैं जो डायरेक्ट रूप से भारत की या किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे प्रभाव डालते हैं, लेकिन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां वो होती हैं जो इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से किसी भी देश की इकोनॉमी या समग्र व्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। अब आप जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और मानव तस्करी के बारे में, इन दोनों को उठा के इनके बारे में वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप मनी लॉन्ड्रिंग को लीजिए। आप बताइए मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। भाई जो भी आपका नाजायज़ स्रोत से पैसा आता है उसको छुपाना, उसकी आइडेंटिटी छुपाना, मोटे मोटे तौर पे आप मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। वहीं पे मानव तस्करी एक ऐसा कृत्य है या फिर एक ऐसा कुकृत्य है जिसमें अवैध रूप से मानवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है वहाँ की अलग अलग डिमांड्स को पूरा करने के लिए, और जिस क्षेत्र में उनको भेजा जाता है उस क्षेत्र में उनके साथ शोषण होता है, वे लोग प्रताड़ित होते हैं, बलात्कार किया जाता है। तो ये आप दोनों ही चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं दोनों किस प्रकार से चैलेंजेस भारत के समक्ष रखते हैं। सबसे पहले जब मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात करेंगे तो भाई ऐसा पैसा जो कि आपके अवैध सोर्सों से आया होगा या फिर जो नाजायज स्रोत से आया होगा उसको आप कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, सरकार को पता तो पड़ेगा नहीं क्योंकि पहले ही आप इलीगल कार्य कर रहे हैं। तो इससे टेरर फंडिंग हो सकती है, आतंकवाद का वित्त पोषण किया जा सकता है, हमारे देश में अलग अलग असामाजिक तत्वों को सक्रिय होने के लिए ये पैसा दिया जा सकता है, दंगे भड़काने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पैसे से अवैध हथियारों की तस्करी की जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से कई सारे इसके बुरे परिणाम हैं। साथ में इससे जो क्रिमिनलिटी है वो बढ़ती है, आपराधिक दर बढ़ती है, लोगों की आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, हमारे देश में मानव विकास कम होता है, देश की अर्थव्यवस्था का विकास कम होता है, जनता का सरकार में जो ट्रस्ट है उसमें कमी आ जाती है। तो ये सब आपके इसके इम्पैक्ट में लिख सकते हैं। फिर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर मानव तस्करी के इम्पैक्ट के बारे में लिखें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी को ये नुकसान पहुंचाता है, उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा या चैलेंज पोज करता है। ये सब चीज़ें आप इसके कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। तो गैर पारंपरिक या फिर गैर परंपरागत जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वे मानव जाति और राज्यों की भलाई के संबंध में मुख्य रूप से गैर सैन्य स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। अब ये स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे संक्रामक रोग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी। तो ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे के अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं।
अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जो भी ऐसा धन है जो आप किसी नाजायज स्रोत से उत्पन्न करते हैं, उसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं, उसी चीज़ को, उसी प्रक्रिया को आप एक लेमेंस लैंग्वेज में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इससे होता क्या है, समाज में क्रिमिनल रेट्स बढ़ते हैं, आपराधिक दर बढ़ती है, मानव विकास में कमी आती है, लोगों के विश्वास में कमी आती है, सामाजिक ताने बाने को भी ये प्रभावित करता है, उसको कमज़ोर बनाता है। आमतौर पर ये जो समस्याएं ये और कुछ समस्याओं के भी साथ आती हैं, जैसे कि इसके कारण आतंकवाद का वित्त पोषण किया जा सकता है, मादक पदार्थों की तस्करी की जा सकती है, मानव तस्करी कर जा सकती है, और अवैध हथियारों के व्यापार में भी ये जो पैसा आया है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी खतरा बनता है। फिर आप दोस्तों मानव तस्करी की बात करेंगे तो ये न केवल राष्ट्र की सुरक्षा लेकिन बल्कि मानव के अधिकारों और उसकी गरिमा के खिलाफ है। मानव तस्करी सशस्त्र और चरमपंथी समूहों को संसाधन जुटाने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में मददगार साबित हो सकती है। यह विद्रोह की स्थिति पैदा करने में भी कारगर साबित हो सकती है। तो यानी आप देख रहे हैं फिर से ये एक देश की आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज पोज करती है, उसके लिए खतरे के रूप में उत्पन्न होती है। मानव तस्करी यहाँ तक कि पूरे समुदाय को विस्थापित और अस्थिर करने की क्षमता रखती है। इसीलिए इस खतरे से निपटने के लिए राष्ट्र को एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है, एक स्पेशल सेल स्थापित करने की आवश्यकता है जो स्पेशली इसी प्रकार की चुनौतियों का ध्यान रखे, उनकी निगरानी करे। उसके अलावा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सीमा क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार दोस्तों सुझाव देकर आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं, एक पॉजिटिव निष्कर्ष आप इसका लिख सकते हैं। फिर दोस्तों ये 2016 का एक डेटा था जो आप यहाँ पे अपने उत्तर में यूज़ कर सकते हैं। उस समय और इनफैक्ट अभी भी ज़्यादातर जो है टॉप 5 पर्पस क्या है जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। सबसे पहले बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, उसके अलावा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उसके अलावा कुछ और प्रकार के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, उसके लिए डोमेस्टिक हेल्प के लिए और फोर्स्ड मैरिज के लिए। फिर भी जो सबसे ज़्यादा मानव तस्करी की जा रही है उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा है फोर्स्ड लेबर, या फिर उनको एक जगह तस्करी करके भेज दिया जाता है, वहाँ उनसे श्रम करवाया जाता है, उनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, यानी उनको बंधुआ मजदूर के तौर पर रखा जाता है और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स के बारे में पूछा गया है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में आपको इसको समझाना है, यानी भारत के सुरक्षा परिदृश्य में रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे कोई मुख्य शब्द है नहीं, आपको अपना उत्तर ये लिख के शुरू करना है कि रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स एक परिकल्पना है, और उस परिकल्पना से संबंधित जो जो बातें हैं उनको आप शुरुआत में लिख दीजिए। फिर साथ में इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। फिर एक राष्ट्र द्वारा सामना की जाने वाली सामरिक सुरक्षा चिंताओं की ओर इस चीज़ को जोड़ दें, जिससे ये आप बताने में सक्षम हो पाएंगे कि भाई जो मिलिट्री के अफेयर्स हैं उसमें रेवोल्यूशन लाना ज़रूरी है, क्योंकि नई नई प्रकार की सुरक्षा चिंताएं जो हैं वो इमर्ज होती जा रही हैं। अगर एक देश को उससे लड़ना है, उससे जीतना है, तो उसको अपने मिलिट्री स्फेयर को बेहतर बनाना पड़ेगा। और फिर इसी संदर्भ में आप आगे लिखें कि किस प्रकार भारत ने अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाया है, कौन कौन सी अलग पहलों की वजह से भारत की सुरक्षा मजबूत बनी है। तो इस तरीके से 3 भागों में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको शुरू करेंगे तो आप ये लिख के शुरू कर सकते हैं भाई कि जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स है ये एक परिकल्पना है, ये एक सैन्य सिद्धांत है युद्ध के फ्यूचर के बारे में। इसमें हम लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सेना में सुधार के लिए उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, यानी प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए, और उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लाए जाएं। साथ में इसमें इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को या नई प्रौद्योगिकी को एक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के तौर पे लागू किया जा सके, जिससे सेना में सुधार आए जा सके। अगर इस प्रकार से हमने रेवोल्यूशन में या फिर रिफॉर्म्स में काम किया जो कि मिलिट्री अफेयर्स में कुछ चेंजेस लाए, तो हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के कैरेक्टर को बदलने की क्षमता रख पाएंगे। इस प्रकार से एक बेसिक डेफिनेशन से, एक बेसिक ओवरव्यू से दोस्तों आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे क्या क्या स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं या फिर सामरिक सुरक्षा चिंताएं होती हैं जो एक राष्ट्र द्वारा फेस की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में उनको कई सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। अगर कोई होस्टाइल नेबर हो तो सीमा पे लगातार विवाद चलते रहते हैं। फिर इंटरनेशनल इंसर्जेंसीज या फिर आतंकवाद एक और सुरक्षा चुनौती के रूप में उभर के सामने आता है।
नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार एक और चुनौती है। यूथ रेडिकलाइजेशन या फिर हमारे युवा को चरमपंथी विचारधाराओं से प्रभावित करना एक और चुनौती है। देश में बढ़ रहा इलीगल माइग्रेशन भी देश के सामने एक चुनौती प्रेजेंट करता है। वो भी किसी एक क्षेत्र की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होगी वो इस चीज़ से परेशान हो जाएगी कि लगातार बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं और उनके अवसरों को कम कर रहे हैं। ऐसा हमने आसाम के केस में पहले ही देखा है, जहाँ पे बांग्लादेश से आने वाले जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं वह चिंताएं बढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों की, और इसी वजह से वो क्षेत्र के जो लोग हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं इसके खिलाफ। साथ ही मानव तस्करी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पे उभर के सामने आता है। इसके अलावा दोस्तों और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बस आप अपनी शब्द सीमा का ध्यान रखें और उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप अरेंज करें, क्योंकि सुरक्षा संबंधी चिंताएं बहुत सारी हैं। तो आप ब्रीफ में अगर 5-6 लिख देंगे तो अपने आप में वो कंप्लीशन वाला फील दे देगी। फिर दोस्तों आपको बताना है कि भारत अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई भारत लगातार अपने जो मिलिट्री स्फीयर है, जो रक्षा क्षेत्र है, उसमें नवाचार लाने का प्रयास कर रहा है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि अपने इस प्रयास में भारत ने कई सारी सफलताएं भी हासिल की हैं। यहाँ पे जो जो नए डिफेंस टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं आप उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, किस प्रकार भारत ने नवाचार को इस रक्षा क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया है। लगातार भारत अपग्रेडेशन की तरफ है। अगर कोई भारत के पास मिसाइल पहले से है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्रह्मोस है, तो हम उसके अपग्रेडेशन की तरफ पूरा जोर दे रहे हैं कि उसको अपग्रेड किया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाया जा सके। उसके अलावा हम लोग लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ये भी एक नवाचार में आएगा। हमारे पास अलग अलग प्रकार की रडार्स हैं। यहाँ पे आप 2-1 एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि अश्लेषा। ये जो रडार्स हैं इसमें भी नवाचार के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। फिर उसके अलावा हम लोग डिफेंस कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिससे कि रक्षा क्षेत्र में बेहतर टेक्नोलॉजी आ सके, बेहतर प्रोडक्ट्स आ सकें। हमने हाल ही में एंटी सैटेलाइट वेपन बनाया है, जिससे हमने स्पेस वॉरफेयर में भी अपनी पोजीशन पुख्ता कर ली है। अगर फ्यूचर में इस प्रकार की कोई संभावना होती है कि कोई स्पेस वॉरफेयर होता है, तो उसके लिए भारत अब तैयार है। तो ये सब कुछ जो हुआ है ये रेवोल्यूशन ही है, और मिलिट्री अफेयर्स के रेवोल्यूशन की वजह से अब हम आने वाले किसी कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हैं, आने वाले किसी चिंता के लिए तैयार हैं, या फिर होने वाले किसी वॉरफेयर के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और फिर भी हम रुके नहीं हैं, हम लगातार इनोवेट कर रहे हैं। लगातार हम लोग नवाचार पे निर्भर करके अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने, उसके अपग्रेडेशन, उन्नयन की तरफ फोकस कर रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले मैंने वही बताया, रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स क्या है। मूल रूप से एक परिकल्पना है। ये एक सैन्य सिद्धांत की परिकल्पना है जो कहती है कि भविष्य में अगर युद्ध होगा तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयार रहना चाहिए। ये आमतौर पर सेना के सुधार के लिए तकनीकी और ऑर्गेनाइजेशनल सिफारिशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग रेवोल्यूशन लाने के लिए प्रयास करते हैं कि नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए, और साथ साथ यह नवीन परिचालन की अवधारणाओं से संबंधित है। ये एक संगठन को अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल बनने में सक्षम बनाकर संघर्ष की प्रकृति को बदलने में मदद कर सकता है। अगर हम लोग स्ट्रांग होंगे, हम लगातार नवाचार पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे पास स्ट्रांग कैपेबिलिटीज़ है, हमारी क्षमता निर्माण काफ़ी बेहतर हो चुकी है, तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का पूरा नेचर ही पलटा जा सकता है। फिर राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा सरोकारों की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सीमा प्रबंधन से संबंधित समस्या है। अगर आसपास आपके होस्टाइल नेबर्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, तो उनके साथ भी सीमा से जुड़े हुए संघर्ष चलते रहते हैं। देश के भीतर आंतरिक विद्रोह चलता रहता है, नशीले पदार्थों की तस्करी, उसके संबंध में युद्ध चलते रहते हैं। उससे देश की अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, युवा का कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है, अवैध प्रवास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी देश के कई क्षेत्र अस्थिर हो जाते हैं, मानव तस्करी बढ़ रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चैलेंजेस के रूप में उभर के सामने आते हैं। तो भारत क्या कर रहा है, भारत लगातार अपने सैन्य क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। अपनी इसी यात्रा में इसने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जैसे कि हमने बताया। यहाँ पे आप मिसाइल्स का कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे आप रडार्स का लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रोन्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे भारत नई प्रौद्योगिकी और नवाचार की मदद से बेहतर वेपन्स बनाने में समर्थ हो पाया है। और इस सब से भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे उभरा है। मिसाइल प्रौद्योगिकी में लगातार उन्नयन और नवाचार, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया ब्रह्मोस मिसाइल का, इसमें लगातार उन्नयन देखा गया है, अपग्रेडेशन देखा गया है।
और ये जो है देश के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। लड़ाकू विमान की बात करें, पनडुब्बी की बात करें, इन सब में जो अपग्रेडेशन हुए हैं उसने भारत को एक मजबूत स्थान दिया है। ड्रोन के नवाचार की बात करें, रेडार की आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, इनका बढ़ता उपयोग भारत को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हमने स्थापित किए हैं जिससे हम लोग पूरे रक्षा क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने शक्ति मिशन के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया था जिससे हम लोग स्पेस वॉरफेयर के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो भारत है वो लगातार इनोवेटिवनेस की तरफ बढ़ रहा है, अपने डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस फेयर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, उसमें रेवोल्यूशन लाने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये हम लोग सेक्शन बी पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन के साथ जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट जुड़ी हुई है वो 200 शब्दों की है। हर क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम 12 मार्क्स होते हैं जुड़े हुए। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये फिर ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है, यानी वैश्वीकरण से संबंधित है। पूछ रहा है व्यापार, रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार, आय, संपत्ति वितरण की समानता आदि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसकी आपको विवेचना करनी है। यानी क्वेश्चन में उसने अपने आप 3-4 आयाम आपके सामने रख दिए हैं। सबसे पहले व्यापार, फिर रोजगार और उसमें भी महिला के रोजगार की बात कर रहा है, इनकम की इक्वालिटी और संपत्ति का वितरण, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 आयाम पे ग्लोबलाइजेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, पांचों को लीजिए, इनके ऊपर पड़ने वाले पॉजिटिव नेगेटिव जो भी परिणाम है या इफेक्ट्स हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा जो निर्धारित तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का वो है आप डिफाइन कर दीजिए ग्लोबलाइजेशन को। भाई परिभाषा लिख के शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद व्यापार, रोजगार, आय की समानता, धन वितरण आदि पर जो भी इसके प्रभाव पड़ते हैं उसका उल्लेख करिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट लिखने हैं। अंत में अपने उत्तर को यह सुझाव देकर आप समाप्त कर सकते हैं कि सरकार को वैश्वीकरण के अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने उत्तर बनाया है, सबसे पहले वही परिभाषा लिख के हमने शुरुआत की है। वैश्वीकरण क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है जिसमें विचारों का, उत्पादों का, संस्कृति का और अन्य और कई सारे पहलुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब जो वैश्वीकरण बढ़ रहा है इससे समग्र रूप से राष्ट्र पर विभिन्न लाभकारी प्रभाव पड़े हैं। पहले हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो मार्केट्स हैं अलग अलग एरियाज़ के वो सब आपस में इंटरकनेक्ट हो गए, यानी एक जगह की चीज़ अब दूसरी जगह पर बिक सकती है। तो चीज़ों का जो मार्केट है वो बढ़ गया, उसमें विस्तार हो गया, जिसकी वजह से लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा एक बड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में अब किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया में अभी काफ़ी अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट आया है और वो भी कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा आया है, जैसे कि बीपीओज़ में, फार्मास्यूटिकल में, पेट्रोलियम में और मैन्युफैक्चरिंग में। इसी कारणवश इन क्षेत्रों में भाई अब विस्तार करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्षेत्रों में विस्तार होगा तो फिर उससे क्या होगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेहतर जॉब्स ये लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे कि जिस व्यक्ति को भी पहले जॉब नहीं मिल रही थी, जो पहले बेरोज़गार था, उसको जॉब मिल पाएगी, उसको आय कुछ या आमदनी कुछ उसकी हो पाएगी। जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, व्यापार का दायरा और विविधता दोनों ही बढ़ गई हैं। फिर आप महिलाओं के जीवन पे इसके प्रभाव लिखेंगे। अब भाई जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उससे डिमांड में इजाफा हुआ, लोगों को अपनी कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी या फिर लेबर की ज़रूरत थी, तो इस लेबर को भरने के लिए यहाँ पे महिलाओं का भी योगदान रहा है। साथ में वैश्वीकरण ने जो एम्प्लॉयमेंट है उसका नेचर बदल दिया है। पहले जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था वो अब सीजनल हो गया है, यानी एक सीज़न के लिए कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री चलेगी और उस सीज़न में वो आसपास के लोगों को रोज़गार प्रदान करेगी। और ऐसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए तो महिलाएं सबसे परफेक्ट चॉइस हैं, तो उनके लिए जो अवसर हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। साथ ही ग्लोबलाइजेशन के साथ उनके लिए शिक्षा तक पहुंच आसान हो गई है, उनमें भी स्किल्स को अब डेवलप करने पे ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि उनको भी बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण ने इम्पॉर्टेंट रोल ले लिया है और इसने महिलाओं को उनके लिए उपयुक्त कौशल और कंपनियों द्वारा वांछित कौशल को हासिल करने में सक्षम बनाया है, जिससे कि महिलाएं अब कंपनियों में जाके नौकरी ले सकती हैं। तो आप देखिए उनके लिए अवसर बढ़े हैं नौकरी के, उनकी एजुकेशन के चांसेस बढ़े हैं, उनके लिए स्किल्स के ऑप्शंस बढ़े हैं, लोगों के मन में उनके प्रति मानसिकता बदली है, जिसके सबके कारण जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जो पहले महिला सिर्फ अनौपचारिक क्षेत्र में काम किया करती थी, अब वह औपचारिक क्षेत्र में काम करने लगी है।
उसके अलावा जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट अब हो रहे हैं उसके लिए महिलाएं सबसे बेस्ट चॉइस होती हैं। तो यही सब आप देखेंगे कि भाई ग्लोबल कल्चर के आने की वजह से लोगों का जो महिलाओं के प्रति नज़रिया है वो भी बदला है। महिलाओं को अब अधिक समतावादी तरीके से लैंगिक तौर पर देखा जाता है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ी है, महिलाओं की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में इजाफा हुआ है, क्योंकि इतनी सब स्किल्स जब उनके पास आएंगी तो वह अब अपने घर में अच्छा निर्णय ले पाएंगी, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगी, मजबूत डिसीजन ले पाएंगी। तो उनको अब पुरुष के बराबर रखा जाता है हर एक पैमाने पे। फिर अगर हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की दोस्तों बात करते हैं तो इसका अच्छा नहीं रहा है परिणाम वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि वैश्वीकरण के आने से सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो जो दोस्तों जो सर्विस सेक्टर है उसमें बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स होती हैं, आईटी संबंधित जॉब्स होती हैं। तो आपको तो पता है कि ऐसी जॉब्स में आपको कौशल की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। तो जो अनस्किल्ड लेबर है वो यहाँ पे जा नहीं सकता, उसके लिए ये रास्ता ही बंद है। उसके अलावा जो अर्ध कुशल लेबर है वो भी यहाँ नहीं जा सकता। ऐसी कंपनियों में काम करने के लिए आपका कौशल जो है वो अच्छा होना चाहिए, आप पूरी तरीके से स्किल्ड होने चाहिए। तो यानी इन लोगों के जो अवसर हैं वो तो बड़े नहीं हैं, लेकिन जो स्किल्ड इंडिविजुअल है उसके एकदम से अवसर बढ़ गए और यहाँ पे उसको अच्छी पैकेज पे जॉब्स मिलती हैं। तो उसकी वजह से जो गरीब आदमी है उसके जीवन में कोई अच्छा सुधार नहीं आया है, लेकिन कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है अगर वो स्किल्ड है तो उसके जीवन में सुधार देखा गया है। पर इससे जो है इनइक्वालिटी बढ़ी है, ये समावेशी विकास की तरफ जा नहीं रहा है, क्योंकि जो अनस्किल्ड व्यक्ति है उसको तो जॉब मिल नहीं पाएगी ऐसे में, और स्किल्ड व्यक्ति आराम से जॉब लेगा, अच्छे पैकेज पर रहेगा, कुछ ही सालों में उसका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए, इसने इनइक्वालिटी बढ़ा दी है अलग अलग सेक्शंस में। इनफैक्ट कई सारी देशों में भी इनइक्वालिटी बढ़ गई है और एक कंज्यूमरिज्म का ट्रेंड चल निकला है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, बड़े बड़े घर बंगले बनाते हैं। तो उसकी वजह से साइकिल ऑफ डेट एंड पॉवर्टी फिर से शुरू हो जाती है। आदमी का सारा समय, ज़्यादातर समय जो है वो अपना ऋण चुकाते हुए ही निकल जाता है। एक गरीब आदमी के लिए एक छोटे सा घर बनाना भी बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये तो उसको एम्प्लॉय करने को तैयार है नहीं, और लेकिन उसको घर तो बनवाना है, क्योंकि आने वाले समय में ग्लोबलाइजेशन के ही कारण ये जो कंज्यूमरिज्म की मांग बढ़ी है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, कुछ ना कुछ अपना एसेट क्रिएट करना चाहता है। अब अगर ये व्यक्ति ये घर बनवाएगा तो निश्चित तौर पे उसको लोन लेना पड़ेगा। उसकी भाई आय इतनी है नहीं कि वो लोन लेके वापस चुका पाए और अपने घर के लिए भी बचा पाए। तो जो उसके पास पैसा आता है वो सब लोन चुकाने में चला जाता है और अल्टीमेटली वो एक छुपी हुई पॉवर्टी के दायरे में चला जाता है, पॉवर्टी के कुचक्र में चला जाता है, जो हमको बाहर से देखने को तो नहीं दिखेगी, लेकिन आंतरिक तौर पे कहीं ना कहीं उसके पास पर्याप्त धन होगा नहीं अपनी सुविधाओं को, अपनी जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए। फिर दोस्तों, जैसे बात की थी हम लोगों ने, इसने सर्विस सेक्टर को एक बूस्ट दिया है, लेकिन सर्विस सेक्टर में आपको स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत है, ऐसे आप भर्ती हो नहीं सकते वहाँ पे। तो कई सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत लोगों के लिए तो है ही नहीं, इनएक्सेसिबल है। तो नौकरी के अवसर को इसने दुर्गम बना दिया है कई लोगों के लिए। तो इस प्रकार से आपने इसके सभी पहलुओं पे बात करी। अब आप बताएंगे सरकार को आखिर करना क्या चाहिए। तो हम लिखेंगे, हालांकि सरकार ने वैश्वीकरण के परिदृश्य को समाज के सभी वर्गों के लिए अनुकूल बनाने हेतु कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन समय की मांग ये है कि इस तरह के कदमों को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए, तभी वैश्वीकरण के सभी प्रभावों को, सभी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को आप अपने अंदर ले पाएंगे, उनसे लाभान्वित हो पाएंगे। फिर दोस्तों, अगर इस प्रकार का आपके समक्ष क्वेश्चन आ जाता है कि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव लिखेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपके पास आता है और उसके इम्पैक्ट के बारे में लिखना होता है, तो ध्यान रखिएगा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों इम्पैक्ट लिखें, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़, हर एक विषय वस्तु के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। और अपने आंसर को अगर हमको पूर्ण बनाना है, अच्छा बनाना है, कंप्लीट करना है, तो आपको दोनों ही इफेक्ट लिखने यहाँ पे अनिवार्य हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग सकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं, सबसे पहले तो भाई उपभोक्ताओं के पास चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं। इस प्रकार के पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। देखिए, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो जो अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो दूसरे देश से भारत में आके अपनी एस्टैब्लिशमेंट बनाएंगे। तो जब वो बनाएंगे तो इससे जो यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक एग्जिस्ट कर रही होगी इंडस्ट्री, उसको कंपटीशन मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मान लेते हैं ये एक ऑलरेडी इंडस्ट्री कोई
भारत में थी जो टी शर्ट्स बनाती थी। टी शर्ट में इसका एकाधिकार था, तो जो इसके मनमाने दाम थे उस पर वो बेचती थी और हमको खरीदने पड़ती थी, क्योंकि भाई टी शर्ट तो पहननी ही है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने दूसरी कंपनियों को भारत में आना बहुत आसान बना दिया, तो इस प्रकार से कई सारी कंपनीज आ गई जो अब वापस टी शर्ट बनाने लगी हैं। तो अब एज अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के तौर पे मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं कि मैं ए कंपनी का लूँ या बी कंपनी का लूँ या सी का लूँ या डी का लूँ या ई का लूँ। मुझे तो भाई जहाँ पे सबसे बेहतर प्राइस मिलेगा और जहाँ पे अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी उस प्राइस में या उस प्राइस के अनुसार, मैं तो वही प्रेफर करूँगा। यानी अब जो एक मोनोपोली, एक एकाधिकार एस्टैब्लिश करा हुआ था इस पहली कंपनी ने, वो ख़त्म हो गया और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिसकी अल्टीमेट जो बेनिफिट हुआ है वो उपभोक्ता को ही हुआ है। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों ने डिमांड को भी बढ़ाया है। अब डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई बनानी पड़ेगी आपको। सप्लाई अगर आपको बढ़ानी है तो अपना प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको अपने प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ानी है तो आपको और लोग यहाँ पे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे आप रोज़गार सृजन में भूमिका निभा रहे हैं और लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी, फिर वो फिर से डिमांड क्रिएट करेंगे। तो इस प्रकार से एक साइकिल बनाएगा जिससे कि एक अर्थव्यवस्था का विकास हो जाएगा या काफ़ी हद तक उसका विकास हो सकता है। फिर वही हमने जो ऊपर बात की, ये जो कंपनी आ गई है एमएनसी, इन्होंने रोज़गार सृजन के अवसर में विस्तार किया है। हालांकि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए हैं। हमारे देश में जो एमएसएमईज एग्जिस्ट कर रही थी, यानी जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाई एग्जिस्ट कर रही थी, अब जो बाहर से विदेशी कंपनी आई हैं वो उनको पूरी तरह टक्कर दे रही है। और इनफैक्ट जो एमएसएमई के प्रोडक्ट्स थे वो उस बाहरी विदेशी कपड़े को या बाहरी विदेशी उत्पाद को टक्कर दे नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस जो है वो हार्म हो रहा है। और कंपटीशन के चलते अब तो जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेचेगा उसका ही प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। तो ऐसे में अगर एमएसएमई अपने सुधारों पर फोकस ना करे, क्वालिटी को बेहतर करने पे फोकस ना करे, तो ये कंपनी नुकसान में ही जाती चली जाएगी। धीरे धीरे इसकी जो अर्निंग्स है वो भी समाप्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ है, तो अब सभी काम मशीनों से ही करवा लिया जाता है। अल्टीमेटली आपको श्रमिकों की कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग जो पहले उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिनकी जगह अब मशीन आ चुकी हैं, ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। कुछ समय तक अगर इनको काम नहीं मिला, इनकी कोई आय नहीं हुई, तो वापस ये वही गरीबी, निर्धनता के कुचक्र में फंस जाएंगे। फिर जो हमने देखा, जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है, जो आईटी कंपनीज है, उसमें आपको अगर जॉब करनी है तो भैया आपको स्किल्स की ज़रूरत होगी। अगर आप अर्धकुशल हैं या अकुशल हैं तो इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। तो जो जॉब्स हैं वो भी इस तरीके से विस्तृत हैं, उसके बीच में भी असमानता बड़ी है और इसके पीछे कारण रहा है वैश्वीकरण। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है और उसका रोल बताना है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आप इतना सब कुछ लिख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति अपनी तरीके से इसमें उत्तर बना सकता है, अपनी तरीके से सोच सकता है। तो हमने बस प्रयास किया है आपको एक एक्सटेंसिव आंसर प्रोवाइड करने का। उसके अलावा भी आप अपना आंसर बना सकते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए कोई पॉइंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे नोट्स में हमारे पास तो इतनी सारी स्कीमें लिखी हुई हैं, कितनी स्कीमें यहाँ पे इंक्लूड करें। तो उसी चीज़ को हम लोग आसान बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ भागों में विभाजित कर दिया कि भाई सरकार ने गरीबों के लिए क्या स्कीम चलाई, सरकार ने महिलाओं के लिए क्या चलाई, सरकार ने वृद्धजनों के लिए क्या चलाई, सरकार ने विकलांगों के लिए क्या चलाई। तो इस प्रकार अगर आप इसको डिवाइड करके या विभाजित करके आंसर करने का प्रयास करेंगे तो जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे उस एग्जामिनर को लगेगा कि इनकी हॉरिजॉन्टल नॉलेज बहुत है। भाई या तो इसमें आप एक दो स्कीम को पकड़ के उसके विस्तार से बताएं, उसकी डेप्थ में जाएं, या फिर आप छोटे छोटे क्षेत्रों को पकड़ के उनमें चलने वाली स्कीम्स को बता दें और उनके उद्देश्यों के बारे में लिख दें। तो इसमें आपको लगेगा इतनी सारी स्कीम्स आपने लिख दी, इसमें आप 2-3 स्कीम लिख के ही उसकी डेप्थ में जाएंगे तो यहीं तक आप अपने उत्तर को सीमित रख पाएंगे। तो दोस्तों ये वाला अप्रोच हमेशा बेहतर रहता है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखिए लेकिन आप अपने उत्तर में विविधता रखिए। आप दिखाइए कि कितनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि शब्द सीमा लिखी हुई है इसलिए आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख नहीं सकते, तो इसीलिए आपने सबके बारे में एक ब्रीफ लिख दिया है। तो अब दोस्तों देखते हैं इसको कैसे आंसर करना है। शुरुआत में आप ये लिख के आंसर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार
प्रयासरत है अपने नागरिकों के कल्याण के लिए और इसीलिए उसने नई नई कई सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। और दोस्तों इसमें क्योंकि आगे आपको बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत होगी, अपने इंट्रोडक्शन को बहुत छोटा लिखें, मुश्किल से 5-8 वर्ड्स में इसको समाप्त कर दें। फिर आप मेन कंटेंट पे आ जाएं। यहाँ पे आप ऐसे इनिशिएटिव को डिटेल में लिखें, उनको समझाएं। कोशिश करें एक ही आयाम तक आप अपने आप को सीमित नहीं रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स अलग अलग एरियाज़ में कवर करने का प्रयास करें। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन बनाया है ये तो हमने काफ़ी बड़ा बनाया है। इसमें से आप उठा के एक आधी लाइन अपने उत्तर में इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। हमने लिखा है जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार लगी हुई है और लगातार प्रयासरत है अपने राज्य में समाज कल्याण को बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण परियोजनाओं में कमियों को दूर करके उनके लाभार्थियों को राहत प्रदान करना है। साथ ही इसका लक्ष्य जवाबदेही तय करके सामाजिक संकेतकों में सुधार करना है। अब राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को लक्षित करती है और हर एक या फिर ज़्यादातर वर्गों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। अब आप उन योजनाओं के बारे में लिखेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए यूपी मातृभूमि योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। सरकार की इस योजना में जो नागरिक हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह भागीदार बने बुनियादी ढांचे के विकास में। फिर अगर रोजगार संबंधित बात करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, इसका जो उद्देश्य है वह है प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो एक आपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में लिखी, एक आपने रोजगार संबंधी लिखी, तीसरे आप शिक्षा संबंधी लिखेंगे। इसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में आप बता सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है और अन्य 12 जिलों में आदर्श करियर केंद्र स्थापित किए जाते हैं या फिर करने का फोकस किया गया है स्कीम में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश या फिर यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय लाभ प्रदान करना। अब ये कौन से बच्चे हैं? ये उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो भी पंजीकृत निर्माण कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए चलाई जा रही है। योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद से आप प्राथमिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर किसान संबंधी बात करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है दुर्घटना कल्याण पे, तो यानी कि ये बीमा योजना है एक, ये किसान परिवार में कमाने वाले सदस्य के लिए है। फिर अगर वरिष्ठ नागरिक से संबंधित योजनाएं देखें तो उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसमें सरकार का लक्ष्य है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 500 रुपये पेंशन दी जाए। फिर शिकायत निवारण के लिए बात करें तो एक समाधान करके प्रणाली है। यह एक एकीकृत प्रणाली है जो उत्तर प्रदेश में शिकायत का निवारण करने के लिए स्थापित की गई है। इससे गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फिर अगर महिलाओं के लिए बात करें तो महिला एवं बाल सम्मान कोष है। इसका उद्देश्य है कि जो हिंसा की शिकार महिलाएं हैं उनको मदद प्रदान की जा सके। यह महिलाओं के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी सहित मौद्रिक और चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करता है। फिर आप स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो सरकार सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र की प्रतिनियुक्ति करना चाहती है। इससे लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूक करने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप नवीनतम योजनाएं लिखें, साथ ही अपने उत्तर को सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करें और मॉडल उत्तर में जैसे हमने अलग अलग प्रकार के क्षेत्र लिए हैं और उससे संबंधित योजनाओं का विवरण दिया है, उसी प्रकार आप विभिन्न योजनाओं का वर्णन करें। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है पॉवर्टी रिडक्शन में और देश में इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं, यानी कि भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। अब इसका आप इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे? आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं कि हालांकि भारत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गरीबी, असमानता कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे देश को अभी भी निपटना बाकी है। अब इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार का डेटा लिख सकते हैं कि किस प्रकार से देश में गरीबी व्याप्त है, किस प्रकार से देश में असमानता जो है बढ़ती चली जा रही है। फिर आप ये बताएं कि क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है असमानता और गरीबी को कम करने में, और सरकार को आखिर करना क्या चाहिए, ये सुझाव देकर आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं।
दोस्तों तो आप ये उत्तर शुरू करने के समय इस प्रकार की कोई साइकिल बना के दिखा सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति पॉवर्टी की साइकिल में या फिर निर्धनता के कुचक्र में फंस जाता है। कोई फैमिली अगर पॉवर्टी में आती है तो भाई उनका बच्चा भी उसी निर्धनता में बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, उसको बेहतर कौशल नहीं मिल पाता, तो उसको जॉब हासिल करने में भी मुश्किल आती है। अगर वो जॉब हासिल कर भी लेता है तो उसकी जो आय होती है, जो वेतन होता है, वो अच्छा नहीं होता, जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है इतने वेतन से बस। तो अल्टीमेटली वो भी इसी पॉवर्टी साइकिल में फंसा रहता है। फिर वो अपनी फैमिली शुरू करेगा, उसकी शादी होगी, फिर वो वही फैमिली वापस पॉवर्टी में रहेगी, फिर बच्चा वापस पॉवर्टी में ग्रो करेगा और उसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी सही और स्किल्स भी नहीं मिल पाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलता ही रहता है जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई परिवार का सदस्य इसको तोड़कर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे स्किल्स दे, या फिर सरकार की मदद से ये चक्र तोड़ा जा सके, तब तो ठीक है, वरना ये चक्र इसी प्रकार चलता रहता है और समस्याओं को बढ़ाता चला जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें तो गरीबी को कम करने में क्या चैलेंजेस हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इतनी अधिक है, और उसमें भी वो वाली जनसंख्या जिसके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, आप एजुकेशन संबंधी सुविधाओं की बात करो, तो ये बेसिक या फिर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, ये भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन है। तो अगर आप ये बेसिक सुविधाएं उनको नहीं दे पाएंगे तो उनका विकास नहीं होगा, वो देश के विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो इसी पॉवर्टी के कुचक्र में वो फंसे रह जाएंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पे बात की, जो एजुकेशन और स्किल्स है वो प्रॉपर मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से बेहतर जॉब भी नहीं मिल पाती, और धीरे धीरे जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि भाई जो इंडस्ट्री को चाहिए, अगर आप वो वाली स्किल्स अक्वायर नहीं करेंगे, उस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण आपका नहीं किया जाएगा, तो आप उस इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं है। चाहे फिर कितनी भी इंडस्ट्री आके भारत में अपना एस्टैब्लिशमेंट लगा लें, लेकिन अगर उसमें स्किल्स चाहिए और आप स्किल्ड नहीं हैं तो आपको रोजगार मिल ही नहीं सकता। तो फोकस करना चाहिए कौशल प्रशिक्षण पर, स्किल डेवलपमेंट पर और बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर। अब क्योंकि जॉब नहीं मिलती किसी व्यक्ति को, तो वो अपना बेहतर जीवन स्तर मेंटेन कर नहीं पाता, उसको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स भी मिलते नहीं हैं। ऐसे में अगर कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उसको आ जाती है तो वो उसके ऊपर फिर से एक वित्तीय भार, एक फाइनेंशियल बर्डन डाल देती है। जो पैसे कमाए होते हैं वो उसमें चले जाते हैं और फिर से वही फैमिली जो है वो पॉवर्टी की घेरे में आ जाती है। अब क्योंकि आपके पास अच्छा रुपया होता नहीं है अपनी बेहतर जीवन स्तर या फिर बेहतर लाइफ मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे जो है सैनिटेशन संबंधी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, हाइजीन बेहतर नहीं रहता, जिसकी वजह से यहाँ पे डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। मलेरिया, डायरिया जैसे डिजीज़ की प्रेवलेंस इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखी गई है। अब ये अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से बीमार पड़ जाता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, वो जितना काम कर पा रहा था उससे कम कर पाएगा। मान लीजिए वो दिन में 16 घंटे काम करता है, लेकिन अगर वो बीमार हो गया, उसको मलेरिया हो गया या फिर डायरिया हो गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, कमज़ोर पड़ेगा, तो हो सकता है दिन के वो 8 ही घंटे काम कर पाए। तो अगर उसको पहले 16 घंटे के हिसाब से 100 रुपये मिलते थे तो 8 घंटे के हिसाब से 50 रुपये ही मिलेंगे। तो कैसे सैनिटेशन और हाइजीन से आपका इनकम अफेक्ट होता है ये हम लोग यहाँ पे समझ गए। और क्योंकि आपके पास अच्छे पैसे हैं नहीं, तो आप पौष्टिक भोजन अपने बच्चों को उपलब्ध करा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से कुपोषण हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हिडन हंगर के इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, जो किसी भी देश के लिए चिंताजनक हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम इनइक्वालिटी, असमानता के बारे में देखते हैं तो 2000 से 2021 तक एक टेबल बनाई गई है। तो आप देख पा रहे हैं जो बॉटम 50% हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, तो वो हमेशा नीचे ही रहे हैं। नीला वाला आप देखेंगे तो हमेशा नीचे ही है। जो टॉप 10% हैं, देखिए उनके पास कितनी संपत्ति है और हमेशा कंसिस्टेंसी ही रही है वो। और जो टॉप 1% है, देखिए उनमें और टॉप 10% में कितनी असमानता हमको देखने को मिलती है। तो देश में इतनी इनइक्वालिटी प्रेवलेंट है, व्याप्त है, जो फिर हमारे लिए एक चिंता का कारण बनती है। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले वही हमने लिखा है, भारत जो है वो आर्थिक तौर पर तो एक मजबूत शक्ति बनता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में सबसे तेज़ी से या सबसे बड़ी मात्रा में जहाँ गरीबी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, वो भारत में ही है। या फिर आप इस प्रकार से लिखें कि वन ऑफ द country having most number of poor people and sponsoring maximum inequality, यानी ऐसे देश जो कि सबसे ज़्यादा गरीबों को, सबसे ज़्यादा जहाँ पे असमानता व्याप्त है, उनमें से ही एक भारत है। तो आप ये दिखा पाएंगे कितनी भयंकर तरीके से
भारत में ये 2-3 समस्याएं बढ़ रही हैं और कितनी गंभीर इनकी परिस्थिति है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार हालांकि कुछ हद तक पहले के कंपैरिजन में भारत में गरीबी कम हुई है, परंतु पहले के कंपैरिजन में हुई है। आप अभी भी देखें तो उनका कोई जीवन स्तर अच्छा हुआ नहीं है। इसके अलावा हालिया रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया जाता है कि भारत के सबसे अमीर 1% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 42.5% हिस्सा है, जबकि सबसे नीचे की 50% आबादी के पास मात्र 2.8% है। तो देखिए कितनी असमानता व्याप्त है हमारे देश में। ये जो भारत में असमानता दर्शाते हैं ये आंकड़े चिंताजनक हैं। अब जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम यह बात करते हैं। सबसे पहले जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें भी ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं है, ये भी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं। इसकी वजह से जो श्रम है या श्रमिक है उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, गरीबी का उनको सामना करना पड़ता है। राष्ट्र के रूप में भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का वास्तव में लाभ उठा नहीं पाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पास है उसका भी हम लाभ नहीं उठा पाते। असमानताएं प्रचलित हैं। ये आर्थिक क्षेत्र तक ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी बनी हुई हैं। अभी भी कई लोगों को शिक्षा तक आसानी से पहुंच नहीं है। ये बच्चों की वास्तविक क्षमता को बढ़ने नहीं देता, इनफैक्ट उसे दबा देता है, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। फाइनली आगे जाके वो भी इस गरीबी की रेखा के नीचे या फिर गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं। देश में बेरोजगारी के बुरे हालात हैं। इसकी दरें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। यह किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। भाई स्वच्छता का भी जो है गरीबी से कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि स्वच्छता अगर कोई व्यक्ति रखेगा नहीं उसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, डेंगू, डायरिया इस प्रकार के अलग अलग संक्रामक रोग जो है उसको लग सकते हैं। इससे एक व्यक्ति पर स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ जाते हैं तो उसका आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, और क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी या दक्षता एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसके कारणवश वो उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पाता है अपने जॉब में जितना वो ओरिजिनली किया करता था। इससे उसके द्वारा जो इनकम रिसीव की जाती है उसमें भी कमी आती है। यानी खर्चा यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन जो आने वाला पैसा है वो कम हो रहा है। फिर भुखमरी, कुपोषण ये भी चिंताजनक समस्याएं हैं। गरीबी और असमानता की स्थिति को और ख़राब कर देती हैं ये। तो इनइक्वालिटी जो है दोस्तों वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है पॉवर्टी को बढ़ाने में। असमानता बढ़ती चली जाएगी, अमीर व्यक्ति अमीर होएगा, गरीब व्यक्ति गरीब होता जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये असमानता ही गरीबी को बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम कर रही है। अब सरकार के लिए आवश्यक यह है कि वह हस्तक्षेप करे और ऐसी नीतियों को लागू करे जिसमें सभी के कल्याण पर फोकस किया जाए, सभी का कल्याण इसमें समाहित हो सके। फिर चलते हैं दोस्तों अगले अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई गरीबी की रेखा क्या है, उससे क्या अभिप्राय है। भारत में गरीबी निवारण के लिए क्या कोई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, अगर हैं तो समझाइए। तो यहाँ पे 2 भागों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो लाइन ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताना है, दूसरा इससे जुड़े हुए कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो दोस्तों इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसमें एक्सप्लेन जो आपका कीवर्ड है यहाँ पे समझाना है आपको। उत्तर की शुरुआत करते हुए आप बता सकते हैं पहले तो पॉवर्टी क्या है, फिर उसके बाद बताइए कि लाइन ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो 2 डेफिनेशन देते हुए आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आप बताइए कि गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या विभिन्न कार्यक्रम चला रखे हैं। अंत में आप ये देकर अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं कि सरकार के इन कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे इनका बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर आप निष्कर्ष को और अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आप कुछ टैगलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बेहतर तरीके से इनको लागू करेंगे, इनके कार्यान्वयन पर ध्यान देंगे, तो हम लोग सबका साथ सबका विकास वाली महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका उत्तर कैसे बनाया है हमने। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप गरीबी को डिफाइन कीजिए। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां किसी व्यक्ति या परिवार के पास न्यूनतम जीवन स्तर को वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन का अभाव होता है। आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी नहीं जी पाते, पैसे की कमी की वजह से, संसाधन की कमी की वजह से। जब आय या खपत का स्तर अनुमानित न्यूनतम स्तर से कम हो जाता है तो उस विशेष परिवार को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अब कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसको देखते हुए, इसका आकलन करते हुए हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि आखिर गरीबी की डेप्थ कितनी है, यानी कितनी गंभीर परिस्थिति है गरीबी या निर्धनता के मामले में किसी एक कंट्री की। इसके अलावा गरीबी रेखा
को उस राशि के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। अब दोस्तों, ये जो परिभाषा हमने अभी बात की गरीबी रेखा की, साथ ही गरीबी रेखा को किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से उसका आकलन किया जाता है, ये देश में अलग अलग देशों में वेरी करता है। ये फॉर्मूला एक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। हर देश अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको बदलता रहता है। विकसित देशों में यह रेखा आमतौर पर अधिक होती है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में पहुंच बेहतर होती है। तो यानी अगर ये रेखा है तो इससे नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको हम गरीब मानेंगे। लेकिन अगर हम विकासशील देश की बात करें तो विकसित देशों के संदर्भ में इसमें सभी वर्गों को, चीज़ों को, सामान को, वस्तुओं को, सेवाओं को उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गरीबी रेखा यहाँ पे निचले स्तर पे होती है। हालांकि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने गरीबी निवारण के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय यहाँ पे चलाए थे। हालांकि इन कार्यक्रमों के परिणाम मिले जुले रहे हैं, कुछ अच्छा भी करके गए हैं, कुछ फेलियर हुए हैं। अब हम इन कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पहल के तहत जो लोग भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनको सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था। पूरा जो फोकस था वो ये था, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। फिर जो दूसरी थी वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना थी। यहाँ पे हमने फोकस किया है किफ़ायती दरों पर मकान उपलब्ध हों, जिससे कि जो भी लोग गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको वहाँ से लेके अफोर्डेबल हाउसेज में, किफ़ायती मकानों में शिफ्ट कराया जा सके, जिससे सैनिटेशन संबंधी जो समस्याएं हैं, हाइजीन संबंधी जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। तो ये एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम था जिसमें सरकार ने देश में ग्रामीण गरीबों के लिए बुनियादी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य रखे थे। शहरी गरीबों के मामले में इस तरीके की योजना 2015 में शुरू की गई, जिसके तहत 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर दोस्तों, एक है अन्नपूर्णा योजना, उसके बारे में समझते हैं। ये जो है, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा था। वरिष्ठ नागरिक जो हालांकि पात्र थे लेकिन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत छूट गए थे, इस योजना में उनको शामिल किया गया था। फिर एक है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 50 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था भारत के। इसका मेन मोटो था कि हम लोग अनुपूरक वेतन रोजगार सृजित कर सकें। फिर मनरेगा, जिसके बारे में हम जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योजना रही है। एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इसमें काम करने का अधिकार प्रदान किया गया या सुनिश्चित किया गया है। मिशन का यह उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को अकुशल शारीरिक श्रम, याद रखिए दोस्तों, ये अकुशल है, यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर करवाया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो, एडल्ट मेंबर हो, जो ऐसा श्रम करना चाहता हो, उसको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की मजदूरी, और वो भी कैसी, वेतन वाली, ऐसी मजदूरी का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। इससे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को सुरक्षित करने पर अपना ध्यान लगाते हैं। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो वित्तीय समावेशन के लिए लाया गया एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य था बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक किफ़ायती पहुंच बनाई जा सके। अब दोस्तों, भारत में गरीबी को कम करने के लिए इस प्रकार की कई सारी पहलें चलाई गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें हम लोग कौशल के विकास पर ध्यान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति को जॉब मिल सके, उसको रोजगार मिल सके, उसकी आय में बढ़ोतरी हो सके। फिर राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इस तरीके की कई सारी योजनाएं हमने चलाई हैं। हालांकि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकार के ऐसे कदम प्रशंसनीय हैं, लेकिन पहल जो हैं ये अभी भी कुछ हद तक कुछ विफलताओं से ग्रस्त हैं, जैसे कि कार्यान्वयन संबंधी विफलताएं अभी भी इनको फेस करनी पड़ती हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गरीबों को लक्षित करने वाले कार्यक्रम ठीक तरीके से लागू हों। अगर ऐसा सरकार कर लेगी तो सबका साथ सबका विकास के जो लक्ष्य हमने रखा है उसको साकार कर पाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, अपने आज के लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।